दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और दिमाग के फ्यूज उड़ा देने वाली है। इसे देखने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हो। कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हायो नाम का एक आदमी बहुत ही खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। वायरस की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए फादर सैंग उसके पास उसका कन्फेशन सुनने के लिए आते हैं। हायो को पता था कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो फादर के सामने अपने गुनाहों को कबूल करता है और उन्हें भगवान से उनके गुनाहों को माफ करवाने के लिए भी कहता है। इसके बाद वो फादर से कहता है कि फादर, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बांसुरी की आवाज सुनाकर मुझे अलविदा करे। फादर फौरन अपनी बांसुरी लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि हायो बेहोश हो चुका है। नर्स और फादर उसे होश में लाने के लिए सीपीआर देने लगते हैं। तभी डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और उसे डिफिब्रिलेटर डिवाइस से करंट लगाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठने के बजाय वो कोमा में चला जाता है। इसके बाद फादर सैंग अपने सीनियर फादर नोआ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे शहर के बहुत से लोग ईवी वायरस से मर रहे हैं। डॉक्टरों को भी अब तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिला है। उनके वैक्सीन बनाने के एक्सपेरिमेंट में अब तक 500 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी जो उन्होंने नई वैक्सीन बनाई है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है, मगर इस बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके पास वॉलेंटियर नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अपने लोगों को बचाने के लिए मैं वॉलेंटियर बनूं। फादर नोआ उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुनता और वहाँ से सीधे लैब में चला जाता है, जहाँ पर ईवी वायरस के वैक्सीन बनाने के ऊपर काम चल रहा था। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले डॉक्टर का नाम इमामुल होता है। डॉक्टर इमामुल फादर से कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए तुम भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हो और तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए तुम्हें ऐसा करने से पहले एक बार फिर से सोचना चाहिए। लेकिन फादर सुंग मुझसे भी बहुत अच्छे आदमी थे। वो कहते हैं कि सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। जिसके बाद वो लोग फादर सुंग के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। पहले कुछ दिनों तक वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उनके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े होने लगते हैं, उनके नाखून कवड़ने लगते हैं और तो और उन्हें खून की उल्टियां भी होने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फादर भी ईवी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं और वैक्सीन का उन पर कोई असर नहीं हुआ। फादर सैंग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें खून चढ़ाने की नौबत आ जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फादर भी उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर जाते हैं। डॉक्टर इमामुल फादर के डेड बॉडी को कवर करके वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी फादर वापस से जिंदा हो जाते हैं। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत से लोग फादर से मिलने के लिए बेसब्र हो रहे थे, क्योंकि वो एक लौते ऐसे इंसान थे जो इंसानों को बचाने के लिए ईवी वायरस से इन्फेक्टेड होकर मरने के बाद वापस से जिंदा हो गए थे। इसीलिए बीमार लोग उसे मसीहा समझकर उनसे आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन फादर अभी भी उस बीमारी से इन्फेक्टेड थे, इसीलिए वो अपने फोड़ों को छुपाने के लिए अपने फेस पर पट्टी बांधकर रहते थे। इसके बाद फादर बहुत सारे कैंसर पीड़ित बच्चों को जादू दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल में जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर रा नाम की एक औरत आती है और फादर से कहती है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज आप मेरे साथ चलो, उसे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। जिसके बाद फादर उसके साथ हॉस्पिटल जाते हैं तो उसका बेटा हॉस्पिटल में जरूर था, लेकिन बीमार कहीं से नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी फादर उसके बेटे कैंग के लिए प्रे करते हैं। तभी मिस रा फादर से कहती है कि मैं तुम्हें पहचान गई, तुम वही हो ना जो चर्च के ऑर्फनेज में रहता था और मेरे पास नूडल्स खाने के लिए आया करता था। फादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। जिसके बाद मिस रा फादर को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वो एक लड़की को देखकर उनसे पूछते हैं कि यह तेजू ही है ना जो आपके घर में किराए पर रहती थी।
जिस पर वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने उसे कैंग के साथ बेड पर पकड़ लिया था, जिसके बाद मैंने इन दोनों की शादी करवा दी। तभी कैंग अपने कुछ दोस्तों और उनकी वाइफ को फादर से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आता है, क्योंकि फादर के मरकर जिंदा होने के बाद से वो बहुत फेमस हो गए थे। जिसके बाद सभी लोग फादर के साथ बैठकर डिनर करते हैं और गेम खेलते हैं। फिर रात को जब फादर अपने घर जाते हैं तो वो अपने बाजू वाले घर से आते रोमांटिक आवाजों को सुनकर अपने पैरों पर बांसुरी से जोर जोर से मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कैंग की बीवी तेजू को देखते हैं, जो कि एक सीजर को बार बार कैंग के मुंह में डालती और निकालती है। अगले दिन फादर सुंग अपने कमरे में फर्श पर बेहोश पड़े थे। तभी सूरज निकलते ही उनकी स्किन जलने लगती है, जिसके बाद वो अपने पूरे फेस पर पट्टी बांधकर अपने दोस्त हायो से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जो कि कोमा में था। लेकिन वहां जाकर वो उसके हाथ में लगे सलाइन से पैप निकालकर उसका खून पीने लगते हैं। फादर उतना ही खून पीते हैं जितना उसे नीड थी, और इसके बाद वो वापस से सलाइन लगा देते हैं। इसके बाद वो अपने चेहरे से पट्टी हटाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके चेहरे से फोड़े गायब हो रहे हैं। फिर वो हॉस्पिटल के खिड़की से जाकर नीचे एक कार पर कूद जाते हैं, जिससे उसे चोट तो नहीं लगती, लेकिन वो कार चपटी हो जाती है। दरअसल डॉक्टर इमामुल ने फादर को ठीक करने के लिए चमगादड़ के खून का इस्तेमाल किया था, जिससे कि फादर इन्फेक्टेड होने के बाद मर गए थे, लेकिन वापस से जिंदा होने के बाद भी वो इन्फेक्टेड थे, और इससे बचने के लिए वो बार बार दूसरों का खून पीते थे। साथ ही बैट के खून के साथ उन पर एक्सपेरिमेंट होने की वजह से उनके अंदर वंपायर वाली भी बहुत सी खूबी आ गई थी। फादर हॉस्पिटल से निकलकर घर जा रहे थे, तभी वो तेजू को नींद में भागते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो उसे पीछे से पकड़कर उठाते हैं और उसे अपने जूते पहनाकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो बिना जूते के ही नींद में चलते हुए वहां आ गई थी। इसके बाद फादर सैंग अपने सीनियर फादर नोआ के पास जाते हैं और उनके सामने अपने चेस्ट को काटकर फादर को अपना दिल छूने के लिए कहते हैं, ताकि वो फादर नोआ को ये विश्वास दिला सके कि उसे दर्द नहीं होता, और उसके घाव खुद ब खुद भर जाते हैं। फादर सैंग कहते हैं कि मैं पहले से बहुत बेहतर हो गया हूँ, लेकिन मुझे बेहतर रहने के लिए इंसानों के खून की जरूरत है। जिसके बाद फादर नोआ अपने हाथ को काटकर उसे खून पीने के लिए देते हैं। इसके बाद फादर फिर से कैंग के घर जाते हैं। दरवाजा कैंग की बीवी तेजू खोलती है, लेकिन वो फादर को देखते ही उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे एक जूता गिफ्ट करती है, क्योंकि पिछली रात फादर ने उसे अपना जूता दे दिया था। इसके बाद तेजू बेचारे फादर के साथ जबरदस्ती करने लगती है। फादर उसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। दरअसल तेजू बचपन से ही फादर को पसंद करती थी। जब वो मिस रा के घर पर नूडल्स खाने आते थे, फादर तेजू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी मिस रा और कैंग उसे आवाज लगाकर बुलाते हैं, जिसके बाद उसे फादर को छोड़कर जाना पड़ता है। देर से उनके पास आने के लिए उसे मार भी पड़ती है। उसके वहां से जाने के बाद फादर भी उसके दुकान से उसके घर के अंदर चले जाते हैं और कैंग के साथ बैठकर गेम खेलने लगते हैं। तभी बातों बातों में वो तेजू को इशारा करते हुए कैंग को बताता है कि कल मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि कल पूरी रात मुझे चर्च के हॉस्पिटल में अकेले रुकना पड़ेगा। अगले दिन तेजू अपने सासू माँ से कहती है कि मैं इस तरह से अब और नहीं रह सकती, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मुझे हॉस्पिटल जाकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मिस राव से वहाँ से जाने की परमिशन दे देती है। जिसके बाद रात को तेजू हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ फादर उसे वहाँ आने के लिए शुक्रिया कहते हैं। तभी वो हायो को भी वहाँ देखती है। फादर कहते हैं कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कोमा में है और मैं उसी के देखभाल के लिए यहाँ हूँ। इसके बाद फादर तेजू के गर्दन पर बाइट करते हैं, जिससे कि उसका खून निकलने लगता है, लेकिन फादर कहते हैं कि डरो मत, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। फिर फादर सैंग तेजू का खून पीते हुए उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। सारे पाप करने के बाद तेजू फादर से पूछती है कि क्या हम नेक्स्ट वीक भी मिल सकते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं। तेजू के वजह पूछने पर वो बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि उसकी बीमारी उसे लगे।
तेजू पूछती है कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, जिसके बाद वो हायो के बेड के नीचे जाकर लेट जाते हैं और उसके सलाइन से पाइप निकालकर उसका खून पीने लगते हैं, जिसे देखने के बाद तेजू चिल्लाते हुए वहाँ से अपने घर भाग जाती है। डर के मारे उसे दस्त लग गए थे। तभी फादर उसके बाथरूम के खिड़की से अंदर घुस आते हैं और उसे समझाते हैं कि मैंने किसी को मारा नहीं है, मैं एक वंपायर हूँ, इसीलिए मुझे बीमारी से बचने के लिए खून की जरूरत पड़ती है और मैं जिसका खून पीता हूँ वो मेरा दोस्त है। अगर वो जिंदा भी होता तो मुझे कभी भी अपना खून पीने से मना नहीं करता। लेकिन तेजू बहुत डर रही थी, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए अपना गुस्सा निकालने के लिए एक स्ट्रीट लाइट में मुक्का मारता है तो वो टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन हम फादर को हायो की साफ सफाई करने के बाद उसके अंदर से बैकअप के लिए खून निकालकर बोतल में भरते हुए देखते हैं। तभी तेजू उसे फोन करके उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक वंपायर हो, जिसके बाद फादर उससे मिलने के लिए जाता है। तेजू उसे एक सिक्का देते हुए उसे अपना ताकत दिखाने को कहती है, लेकिन फादर बड़े ही आराम से उस सिक्के को बीच से फाड़ देता है। इसके बाद तेजू फादर से पूछती है कि क्या तुम बिल्डिंग से नीचे कूद सकते हो, जिसके बाद फादर उसे अपने गोद में उठाकर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर कूदने लगता है, जिससे कि उसे बहुत मजा आता है। तेजू को फिर से बिल्डिंग से कूदना था, इसीलिए फादर उसे अपने साथ वापस से बिल्डिंग पर लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी तेजू के पैरों में दर्द होने लगती है। फादर देखते हैं तो उसके पैरों पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि कैंग उसे मारता है। फिर तेजू उसे बताती है कि वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता और वो बिल्कुल पागल है। इसके बाद फादर सैंग अपने सीनियर फादर नोआ से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मुझे अपनी तरह बना दो, शायद इससे मेरी आंखों की रोशनी लौट आए। लेकिन फादर सैंग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप वंपायर बन गए तो सूरज की रोशनी आप पर पड़ते ही आप मर जाओगे। फादर सैंग उसके आगे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। फादर सैंग अपने घर जाकर खून पी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तेजू एक कैंची से अपने जांघों में स्टैब कर लेती है, जिससे कि उसकी दर्द की आवाज सीधे फादर के वंपायर होने की वजह से उनके कानों तक पहुंच जाती है। जिसके बाद वो उसके पास पहुंच जाते हैं। फादर को लगता है कि ये काम कैंग ने किया है, इसीलिए वो उसी कैंची से कैंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तेजू उसे वहाँ पर मारने से मना कर देती है, क्योंकि उसके ऐसा करने से वो लोग फंस सकते थे। इसीलिए अगले दिन फादर कैंग और तेजू को रात के वक्त नदी में फिशिंग करने के लिए लेकर जाते हैं और फिर उसे बोट से धक्का देकर उसे नदी में गिराने के बाद उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं। लेकिन कैंग के नदी में गिरते वक्त मछली पकड़ने वाला कांटा तेजू के कान में फंस गया था, जिससे कि उसका कान फट जाता है। मगर फादर मौका नहीं छोड़ते, वो फौरन अपनी भूख मिटाने के लिए उसके कान से खून पीने लगते हैं। फिर फादर पुलिस को बुलाकर वहाँ पर नाव डूबने की खबर देते हैं और तेजू बेहोश होने का नाटक कर रही थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ से लौटते वक्त कुछ बीमार लोग फादर को देखकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन फादर उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो वहाँ से अपने सीनियर फादर नोआ के पास जाते हैं और उनके सामने अपने सारे गुनाहों को कन्फेस करते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि देखो, मुझे लगता है तुम फिर से बीमार हो गए हो, इसीलिए तुम मुझे अपना एक बूंद खून चूसने दे दो और बदले में तुम मेरा जितना चाहे उतना खून पी लेना। फादर नोआ सैंग के मुंह से बीमारी की वजह से निकलते खून को चाटकर वंपायर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फादर सैंग उसे ऐसा करने नहीं देता और एक टूल की मदद से फादर को स्टैब करके मार देता है और फिर उसका खून पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैंग की माँ उसके आत्मा के शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। हालांकि उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली थी। मिस्रा कैंग के दोस्तों को बताती है कि वो गहरे से गहरे पानी में अच्छे से तैरना जानता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो डूब कैसे गया। तभी फादर सैंग वहाँ पर आ जाते हैं। उसे देखते ही मिस्रा उस पर चिल्लाने लगती है, जिससे कि उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिस
इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कैंग के मरने के बाद और मिस रा के हॉस्पिटल जाने के बाद अब फादर और तेजू को रोकने वाला कोई नहीं था। वो दोनों रोमांस कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेड पानी के ऊपर तैर रहा है। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके वहाँ से जाने के बाद कैंग का भूत वहाँ आ जाता है और तेजू के मुंह में ठीक वैसे ही सिजर को डालने और निकालने लगता है जैसा कि वो क्या करती थी। ये सब देखकर तेजू बहुत डर जाती है और चादर ओढ़ लेती है। अगली रात फादर जब दोबारा से उसके पास आते हैं तो वो उसे कैंग के भूत के बारे में बताती है, जिस पर वो कहते हैं कि ये बस तुम्हारा वहम होगा। मगर उस वक्त भी वो कैंग के भूत को वहाँ पर देखती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो लोग मिस रा का बर्थडे मनाते हैं, जो दौरे की वजह से अब बोल और हिल नहीं सकती थी। तभी तेजू मिस रा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस पर फादर तेजू को भी एक थप्पड़ मारते हुए उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि इसने आज तक मेरा बर्थडे नहीं मनाया, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब है। फादर कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगा। ये सुनते ही तेजू बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर थैंक यू कहती है और फिर कहती है कि तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। कैंग ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। जिसके बाद फादर उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सच बताओ कि कैंग तुम्हें मारता था या फिर नहीं। वो कुछ नहीं कहती तो फादर समझ जाते हैं कि तेजू ने फादर के हाथों कैंग को मरवाने के लिए नाटक किया था। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि एक फादर के लिए किसी इंसान को मारना कितना मुश्किल होता है। मैंने तुम्हारी वजह से किसी की जान ले ली। जिसके बाद तेजू मिस रा के पास भाग जाती है और उनसे कहती है कि मॉम, इस फादर ने तुम्हारे बेटे को मारा है। हम तीनों कितना खुश रहते थे, लेकिन इसने सब बर्बाद कर दिया। उसके बातों को सुनने के बाद फादर को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो तेजू को उठाकर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे भी मार दो ताकि मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाऊं। इसके बाद फादर तेजू का गला दबाकर उसे भी मार देते हैं, लेकिन उसके मौत से फादर बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। इसीलिए वो एक कांच के टुकड़े से अपने मुंह को काटकर उसे अपना खून पिलाने लगते हैं, जिससे कि तेजू वापस से जिंदा हो जाती है। उसके जिंदा होते ही फादर उससे कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे तेजू। अब वो वंपायर बन चुकी थी और उसके घाव भी भरने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि तेजू एक कार के आगे आ जाती है। उस कार का मालिक जब उसे देखने के लिए कार से उतरता है तो वो उसे अपने साथ जंगल में लेकर जाती है और उसके शरीर से खून के आखिरी बूंद तक ऐसे चूस लेती है जैसे मेरा दोस्त 10 रुपए वाले फ्रूटी को चूस लेता है। उसका सारा खून पीकर वो उसे वहीं जंगल में गाड़ देती है। फिर जब वो घर आती है तो फादर समझ जाते हैं कि उसने किसी का शिकार किया है। वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो उसके बातों को नहीं मानती और उछल कूद कर वहाँ से भागने लगती है। फादर उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसका पैर पकड़ लेते हैं, जिससे कि वो दीवार से टकरा जाती है और उसका सर फट जाता है। वो उसे घर ले आता है। फिर जब तेजू को भूख लगती है तो वो उसे ब्लड बैंक वाली खून लाकर पिलाता है, लेकिन उसे पुराना खून पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उल्टी कर देती है। तेजू भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी, इसीलिए फादर अपने पहचान के एक डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। मगर डॉक्टर जैसे उसे चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, तेजू उसके गले में छुरी घुसाकर उसका खून पीने लगती है। फादर उसे इस तरह करते हुए नहीं देख पाते, इसीलिए परेशान होकर वो घर से बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कैंग के दोस्त आ जाते हैं, लेकिन उनके आने की आवाज सुनते ही तेजू सब कुछ साफ सुथरा कर देती है। इसके बाद सब लोग बैठकर गेम खेलने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि मिश्रा अपने चेयर पर कुछ लिख रही है। वो लोग जब देखते हैं तो वहाँ KLD लिखा हुआ था। जिसके बाद कैंग का दोस्त ओडाल कहता है, हम गेस करते हैं कि आप क्या लिख रही हो। जैसे ही हम सही जवाब दे आप अपनी आंख बंद करके हमें रोक देना। वो लोग बारी बारी एक वर्ड बोलते हैं। तभी ओडाल KLD किल्ड बोलता है तो वो अपनी आंखें झपकाती है। फिर कैंग का एक दूसरा दोस्त डे मिस रा से कहता है कि किसका कत्ल हुआ, तो वो अपने बेटे के फोटो की तरफ इशारा करती है। इसके बाद वो पूछते हैं कि उसे किसने मारा, तो वो फादर की तरफ इशारा कर देती है। ये सुनते ही ओडाल की बीवी चिल्लाने लगती है और उसे चिल्लाते हुए देखकर तेजू भी चिल्लाती है।
तभी फादर वहाँ के दरवाजों को बंद करके वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही तेजू सबसे पहले डे को मारती है, जिससे कि दरवाजा टूट जाता है। ओडल और उसकी वाइफ 11 वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से फादर आ जाते हैं। वो 11 को पकड़कर कमरे में बंद कर देते हैं और तेजू ओडल को भी मारने लगती है, लेकिन फादर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन वो नहीं रुकती, वो उसे किसी भी तरह से मार ही देती है और उसे मारने के बाद वो फादर का भी गला दबाने लगती है। लेकिन उसे पता था कि वो उसे मार नहीं सकती, इसीलिए वो उसे छोड़कर नीचे बेसमेंट से एक आरी लेने के लिए जाती है, ताकि वो उन लाशों को काट कर ठिकाने लगा सके। फिर जब वो ऊपर आती है तो देखती है कि फादर 11 का खून पी रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा बच गई थी। उन्होंने उसे एक कमरे में जो बंद कर दिया था। उसे देखकर तेजू कहती है कि वाह, तुम तो अकेले अकेले मजे ले रहे हो। इसके बाद फादर तेजू और मिस रा को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो लोग अगर उस जगह पर रहते तो आज न कल पकड़े जाते। तेजू कार में सो चुकी थी और फादर उसे लेकर बहुत दूर एक खुले मैदान में आ गए थे। वो कार को वहीं रोककर उसकी चाबी तोड़कर समंदर में फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम 11 को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा थी, क्योंकि फादर ने उसकी जान बचाने के लिए उसके खून पीने का नाटक किया था। तेजू की जब नींद खुलती है तो सुबह होने वाली थी। वो समझ जाती है कि फादर उसे यहाँ पर मरने के लिए लाया है, इसीलिए वो फादर को अपने साथ लेकर कार के डिक्की में बंद हो जाती है। लेकिन फादर कार की डिक्की को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और डिक्की के दरवाजे को समुद्र में फेंक देते हैं, जिसके बाद तेजू कार के नीचे घुस जाती है, लेकिन फादर उसके ऊपर से कार को हटाकर आगे बढ़ा देते हैं। फिर तेजू एक बैग से वो शूज निकालती है जो फादर ने उसे दिया था, जिसे पहनकर वो फादर के बगल में कार के बोनट पर बैठ जाती है। इसके बाद फादर उसे पानी पिलाते हैं और गले लगाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहता हूँ और नर्क में भी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। जिस पर तेजू कहती है कि फादर, अगर आपका साथ हो तो मुझे मरने में भी मजा आएगा। और तभी सूरज निकलता है और सूरज की रोशनी उन पर पड़ते ही वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे अब तक नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। और जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल पर नहीं आ रहे हैं वो इस वीडियो को